रूठना तेरा मनाना मेरा, रूठना तेरा मनाना मेरा, बस यही तो है खजाना मेरा। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज हमारे साथ सनातन मिश्रा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं रोजगार की बातें और तमाम मुद्दों पर उनकी राय। सर, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब से की और कहां से की है? मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 2000 ईस्वी में, जिस समय मैं इंटर में था, विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरौनी इकाई के सुमित कुमार सिंह थे। वो मेरे गांव आए और उनकी इच्छा थी कि जो इकाई का गठन हो, तेघरा नगर इकाई बने। उसी संदर्भ में हम लोगों से बातचीत हुई, उनके साथ बैठक हुआ और बैठक के दौरान उनको लगा कि हम लोग सक्रिय राजनीति कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर सहमंत्री का दायित्व सर्वप्रथम उन्होंने मुझे दिया। अच्छा कार्यकाल रहा। उस समय पाकिस्तान से आतंकवादी ज़्यादा आया जाया करते थे, उसमें जो भी आंदोलन होना था वो हम लोग आंदोलन किए, कई सारे कार्य किए। तेघरा में उमर हाई स्कूल में हम लोग जो है अपना इकाई गठन किए। RBS कॉलेज तियाई में उस समय विद्यार्थी परिषद नहीं हुआ करता था, तो वह श्रेय मेरा ही जाता है। मैं वहाँ विद्यार्थी परिषद की इकाई खड़ा किया। उसमें संजीव वगैरह और विजय वगैरह को हम लोग जो है कॉलेज प्रमुख वगैरह बनाए। तो यही मेरा जो जीवन का शुरुआत था राजनीति में। उसके बाद थोड़ा ग्रेजुएशन हो गया मेरा। जब ग्रेजुएशन होने के बाद हमें नीरज नवीन जी जो युवा मोर्चा के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको लगा कि मैं राजनीति में आ सकता हूं, तो उन्होंने मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में बेगूसराय बनाया। उस समय दौर था नरेंद्र भाई मोदी जी का। उस समय 2014 में उनकी मतलब प्रधानमंत्री के रूप में एंट्री हो चुकी थी। प्रधानमंत्री का चुनाव था, तो उसमें हम लोगों की ज़्यादा सक्रियता थी। उसमें भोला बाबू यहाँ के सांसद हेतु खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने पूर्ण मेहनत करके भोला बाबू को सांसद भवन पहुँचाने का कार्य किया था। उसके बाद कुणाल बना युवा मोर्चा का। उस टीम में हम लोग नहीं जा सके, तो उसी को देखते हुए नीरज भैया जो प्रदेश वाणिज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लगा कि मैं अच्छा कार्य किया था, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और वो मुझे वाणिज्य मंच का जिला अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्ष बनाया तो उस समय कार्यकाल आ गया फिर सांसद चुनाव का। तो उस सांसद चुनाव में हम लोगों का ज़्यादा मेहनत रहा, जिसमें बड़े बड़े मंत्री के साथ फील्डिंग करना, उठना बैठना नहीं, फील्डिंग करना, जगह जगह जाके प्रचार प्रसार करना, मोदी जी के मुहिम को चलाना और गिरिराज दा को जिताना। तो हम लोग गिरिराज दा को जिताए। फिर संगठन पुनः हम पे विश्वास जताई और मैं पुनः भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना। तो ये और अभी मैं जो कार्यकाल चला रहा हूँ, मेरा जो कार्यकाल है उसमें मेरा एक ही उद्देश्य है, जो आत्मनिर्भर भारत, सशक्त बिहार और आत्मनिर्भर भारत योजना पे कार्य हो, जिसके लिए मैं अपनी प्रतिनिधि जो हैं भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के, मेरी जो 22 लोगों की टीम है जिला की, उस सब से मैंने बोला, बैठक किया और बैठक करने के बाद मैं चारों ओर मतलब 35 मंडल हैं बेगूसराय में, मैं 35 मंडल में वाणिज्य मंच का प्रतिनिधि बना चुका हूँ, जिसका कार्य है जो युवा रोजगार करना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का होगा, मैं उसे मदद करूंगा। चाहे वो बैंक जाके उनके लोन के लिए बात करना हो, या उद्योग विभाग से लाइसेंस बनवाना हो, या GST करवाना हो, उसके लिए मैं सब पदाधिकारी से मिल चुका हूं और उनको मैं युवा को सशक्त बनाऊंगा और आत्मनिर्भर बनाऊंगा। अगर मेरे द्वारा कुछ लोग भी आत्मनिर्भर बन गए तो मैं समझूंगा कि संगठन में आने का ये सबसे बड़ा, क्योंकि मेरा एक ही सोच है, संगठन ही सेवा है और सेवा ही संगठन है। सर, आप वाणिज्यिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और मोदी जी ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो बच्चा 22 साल अपनी ज़िंदगी का पढ़ाई में लगा रहा है सिर्फ नौकरी के लिए, और मोदी जी ने नौकरी खत्म कर दी निजीकरण करके, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा हुआ है?
नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता मुझे। जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी जो निजीकरण की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले इसको समझना होगा। और युवा, गरीब तबका का लोग हो या अमीर तबका का लोग, उसका सीधा सा सोच होता है जो मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे जी। इस सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैदा हुआ पढ़ा भला वो आके सरकारी जॉब ही कर ले, ये संभव नहीं है, क्योंकि उतने जॉब संभव देश में नहीं हो सकते। लेकिन 22 साल तो उसकी जिंदगी के सर उसमें लगते हैं। 22 साल के बाद रही बात 22 साल की, ऐसे भी 22 साल से पहले उसका एक ही लक्ष्य होता है एजुकेशन, चाहे जैसे भी एजुकेशन ले। और एजुकेशन लेने के बाद उसका सोच होता है कि मुझे रोजगार चाहिए, वो पहला दृष्टि देता है सरकारी जॉब पर, उसके बाद वो प्राइवेट में या निजी में आता है। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, आत्मनिर्भर क्यों बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, निजीकरण की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें बेनिफिट क्या है ये समझना है। इसमें बेनिफिट सर्वप्रथम उसमें क्या है, जो मोदी जी के द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर बनो जी, मतलब अपने पे स्वावलंबन होना चाहिए, स्वावलंबी होइए। तो सर्वप्रथम स्वावलंबी होने के लिए व्यवसाय करना होगा, और व्यवसाय के लिए बढ़ावा है, बहुत सारे स्कीम हैं, बहुत सारी योजना हैं जिसके माध्यम से बैंक लोन दे के आपको उद्योग धंधा लगाने के लिए तैयार करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का एक स्कीम है जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लोग अगर उद्योग लगाते हैं तो उन्हें 50% सब्सिडी मिलेगी, साथ में 5 वर्षों तक उनको बिना ब्याज का लोन मिल जाएगा, और बिना ब्याज का लोन 84 महीना में सधाएंगे, 6 महीना बाद उनको EMI स्टार्ट किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो अति पिछड़ा में भी ऊपर उठेगा, लोग उद्योग लगाएगा, लोग फैक्ट्री, जैसे ही फैक्ट्री बैठेगा तो रोजगार तो मिल ही जाएगी। फैक्ट्री में चाहे मजदूर का भी रोजगार होता है, मुंशी का भी रोजगार होता है, सुपरवाइजर का भी रोजगार होता है, मैनेजर का भी रोजगार होता है, तो बहुत सारे लोगों का घर परिवार उद्योग लगाने से चलेगा। इसलिए आत्मनिर्भर पे मोदी जी का ज्यादा जोर होता है जी सर। लेकिन निजीकरण, आत्मनिर्भर की बात हम मानते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन निजीकरण आप कहीं ना कहीं फेल्योर हैं कि आप रेलवे को चला नहीं पा रहे हैं या और कंपनी को चला नहीं पा रहे, जिस कारण से आपको निजीकरण करने की जरूरत हो गई। देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत सोच है जी। मोदी जी की क्या मानसा है ये तो आगे भविष्य में जाके पता चलेगा। मेरा एक सोच है, जो आजकल मैं जो देख रहा हूँ सरकारी कर्मी जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि मुझे सरकारी जॉब हो गया तो मैं फिट होगा, मेरा जीवन सफल हो गया। काम 30% 35% से ज़्यादा उन लोगों से नहीं होता है। निजीकरण में आज बिजली को अगर निजीकरण किया गया तो मुझे लगता है जो कि आज से 5 साल 7 साल पहले अगर जाएंगे तो बिजली 10 घंटे भी मुश्किल से नहीं आती थी, आज 24 घंटा में संयोग से कटता है जी। ये निजीकरण का फायदा है। ये इससे निजीकरण से ये हुआ जो लोग ड्यूटी पे नहीं भी जाते थे वो आज ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनका अटेंडेंस बनेगा तभी सैलरी बनेगी, तो इससे काम करने की क्षमता बढ़ा है निजीकरण से। तो सरकारी में भी सर वैसे चेंज कर सकते थे मोदी जी, तो फिर निजीकरण सरकारी में अब भ्रष्टाचार जितना ना बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की बात, हम मोदी जी एक ईमानदार लोग हैं, वो वहाँ से बोल दीजिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, लेकिन यहाँ का लोग क्या है उसी सिस्टम से आया है ना, 70 वर्षों का जो राज रहा कांग्रेस का, उसी राज्य में जो जॉब हासिल किया है वो भ्रष्टाचारी में पैसा घूस दे के जॉब में आया है, तो वसूलने का काम कर रहा है। तो पूर्ण मोहम्मद सर आपको उसी को सुधारने के लिए दिया गया है। उसी को सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसी को सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। तो सरकारी में भी हम सुधार कर सकते थे, लोगों को सरकारी तंत्र पूरी तरह से मजबूत कर देते, आप इतना घंटा काम करें। नहीं तो मैं कुछ दिन अगर निजीकरण में, मेरा यह सोच है, अपना व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि कुछ दिन निजीकरण करने के बाद जब लोग अप टू डेट हो जाएंगे जी, तो फिर सरकारीकरण हो ही जाएगा। तो फिर उतना पैसा आप चुका पाइएगा जितना आपने कंपनी से लिया है। कंपनी से लिया, कंपनी उतना कमा ही लेगी, तो कंपनी को आपको देना पड़ेगा सर। आपने उससे पैसा लिया है तो आपको छुड़ाने के लिए एक तरह से गिरवी रखे। निजीकरण का मतलब है आपने रेलवे को गिरवी रखा। मैंने रेलवे को गिरवी नहीं रखा, तब सर निजीकरण का है जो मैं उसके सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। लेकिन पैसा लिया है सर, उससे आपको चुकाना होगा। अब किसी भी चीज के लिए तो एडवांस लिया ही जाता है ना उसको, तो फिर जब आप उसको फिर सरकारी तंत्र में तब्दील कीजिए तो उतना पैसा देना होगा आपको कंपनी को। अगर निजीकरण में ही अगर भारत को जापान जैसे प्रगति मिल जाए, प्रगतिशील भारत है अभी, और पूर्ण प्रगति हो जाए तो निजीकरण ही सही है। सर वाणिज्यिक प्रकोष्ठ क्या है, और एक बड़ा मुद्दा मोदी जी ने उठाया, जीएसटी, बहुत नाम कमाया जीएसटी ने, तो जीएसटी से क्या फायदा हुआ आम जनमानस को और सरकार को? आम जनमानस को यही फायदा हुआ जो पहले जीएसटी क्या लगता था नहीं लगता था, जनता को समझ में नहीं आता था।
हम एक शर्ट भी अगर लेते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, लेकिन वह टैक्स सरकार के पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है यह हम लोग नहीं समझ पाते थे। अभी अगर एक शर्ट लेते हैं और उसमें अगर 10 रुपये का टैक्स है तो वो 10 रुपये सरकार को पहुंच रहा है, और वह पैसा हमारे विकास के लिए, चाहे रोड हो, शिक्षा हो, हॉस्पिटल हो, उसमें वो पैसा लग रहा है। ये सरकार का बेनिफिट नहीं है, यह जनता की बेनिफिट है। जीएसटी लगाने से जनता का प्रगति और विकास बढ़ेगा। जी सर, और एक बड़ा मुद्दा 2014 के बाद हुआ जिसने तमाम पूरी दुनिया में अपनी सुर्खियां बटोरी, नोटबंदी। नोटबंदी से सरकार को फायदा हुआ या घाटा हुआ, और फायदा हुआ तो कितना हुआ? मैं सरकार के फायदे की बात नहीं करता हूँ जी, मैं जनता के फायदे की बात करता हूँ। सरकार का क्या फायदा? जब राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या? वो तो फायदा के लिए नहीं आ रहा है, व्यवसाय नहीं सरकार कर रहा है। नोटबंदी से सबसे पहले क्या हुआ था, जो जिनके पास ब्लैक मनी था डायरेक्टली अगर वो जमा नहीं किए तो बर्बाद किए पैसा को, तो उतना पैसा उनको बर्बाद हुआ। दूसरी बात थी क्या, जो डुप्लीकेट नोट पाकिस्तान के माध्यम से आता था, उस पैसे का उपयोग करके आतंकवादी पत्थर जवानों पे, हमारे जवानों पे, भारतीय जवानों पर फेंकवाने का काम करते थे। तो जब ये नोटबंदी हुआ तो सर्वप्रथम ये बेनिफिट हो गया, जो उस टाइप का नोट उसके पास नहीं था जो पत्थरबाजों को मिलता। आपने देखा होगा जो कि कश्मीर जैसी घाटी में भी पत्थरबाजी बंद हो गई थी। तो सबसे बड़ा फायदा नोटबंदी का ये हुआ। दूसरा, ये लोगों को यह पता चला कि किसके पास कितना पैसा है, कितना टैक्स चोरी किया है। तो नोटबंदी करने के बाद लोग टैक्स दिए, जिससे विकास मेरा हुआ। आप देख लीजिए हाईवे कितना स्पीड में बन रहा है। 70 वर्षों में जितना हाईवे नहीं बना उतना हाईवे आपको नजर आता होगा जो बन रहा है। या आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपया मोदी जी के माध्यम से जो आता है लोगों के इलाज के लिए, वह कहाँ से आ रहा है? सरकार को पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा आएगा जीएसटी से ही, सरकार के पास पैसा आएगा टैक्स से ही। तो उसी फायदा का हम लोगों को उठा रहे हैं और हम लोगों का विकास हो रहा है। जी सर, आप बहुत बड़ी बात किए कश्मीर से। कश्मीर समस्या एक बड़ा समस्या था, तो आपके नज़र में वो फैसला कितना सही है, कश्मीर को 2 भाग में बांट देना? मेरे नज़रिया से बहुत ही अच्छा हुआ जी, क्योंकि 2 भाग करने से एक फ़ायदा हुआ। एक साइड के लोग ऐसे भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ करते थे, एक साइड के लोग शामिल हुआ करते थे, तो वो जो गतिविधि में नहीं उसको भी तो सज़ा मिलती थी। तो वो 2 भाग हो जाने से, उसके प्रशासन के बदल जाने से, तो उसका विकास बढ़ गया और सुविधा हुई। कश्मीर की व्यवस्था के लिए, विकास के लिए सुविधा हुई। जो अलग पार्ट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जगह ध्यान दिया जाने लगा। ये बेनिफिट है कश्मीर से। सर, आप जो बच्चा अभी सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहा था, रेलवे की तैयारियां कर रहा था, उसका निजीकरण हो गया, अब वो बच्चा क्या करे? सरकारी जो अभी तक सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा था कि मुझे सरकारी जॉब लेना। मैं भी आपसे नीलेश जी अब पूछना चाहता हूँ, सरकारी जॉब में क्या क्या मिलता है? सर, सरकारी जॉब में कुछ अगर मिले ना मिले, वो उस बच्चे की उम्र 22 साल में लगी है उसको पाने के लिए। सरकारी जॉब में भी 22,000 से 50,000 की सैलरी होगी। सर, उसने सैलरी के लिए की हो ना हो की हो, एक खुशी के लिए किया हो। उनके जीवन का भी जो पीएफ वगैरह जमा होता है वो होगा ही। निजीकरण में नहीं होता, ये बात नहीं है। सरकारी से ज़्यादा बढ़िया निजीकरण का व्यवस्था होता है। उनको सैलरी, उनको समय पर बोनस वगैरह जो मिलना होगा वो वहाँ से भी मिलेगा, लेकिन एक तमगा नहीं मिलेगा सर। सरकारी नौकरी एक तगमा लेके जो दहेज के लिए जॉब पाने वाले थे, उनको हो सकता है इससे दहेज प्रथा भी बंद हो जाए। तो लेकिन जो बच्चा इसीलिए था, बहुत प्रिपेयरिंग कर रहा था, और अब जॉब ही नहीं है पिछले 6-7 साल में, बहुत कम कहा जॉब नहीं है। बहुत निजीकरण में क्या वो स्टाफ नहीं रखेंगे? निजीकरण में रखें सर, लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस 6 साल में उनके स्टाफ नेपाल से आएंगे, उनके स्टाफ पाकिस्तान से आएंगे, उनके स्टाफ बांग्लादेश से आएंगे, उनके स्टाफ चीन से आएंगे, उनके स्टाफ इंडिया से ही आएंगे, और जॉब इंडिया में ही होगा और उसी रेलवे में होगा। थोड़ा सा उनको ये लगेगा कि अब हम सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी से ज़्यादा जनता का सेवा जरूरी है। आपके महत्वाकांक्षा सिर्फ सरकारी नौकरी लेना है या अपनी प्रगति लेना है, यह तय हमारे युवा पीढ़ी करें। मैं निजीकरण को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। सर, आत्मनिर्भर भारत आने वाले भविष्य में कितना सक्सेस होगा? कितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगेंगी? कंपनियां और फैक्ट्रियां तो लग ही रही है जी,
आत्मनिर्भर भारत से हमारे भारत के लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे, यह मुझे विश्वास है। क्योंकि मुझे इधर आत्मनिर्भर भारत योजना तो मोदी जी ने ये कोरोना काल में डाला है, इससे पूर्व ही उनके द्वारा जो मुद्रा लोन योजना था, जो 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी स्कीम से लोगों को रोजगार के लिए पैसा मिलता था, जबकि बैंक में बिना गारंटी का लोन ले लेना ये बहुत ही बड़ी बात थी और व्यवसाय लोग कर रहे हैं। मेरे नज़र में बहुत ऐसे ब्रांच हैं जिसमें से लगभग हर ब्रांच में 100, 150, 200 लोगों को उन्होंने लोन दिया है। 5000 लगभग लोन लिया है, मुद्रा लोन बेगूसराय जिला में, और लोग व्यवसाय कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, केवी स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, युवा क्या सोचता है जी, और सोचने के बाद सिर्फ घर पे ही सोच के रह जाता है, ऐसा अब उसको नहीं करना है। वो सोच के आएगा, केवी स्टूडियो के माध्यम से वो जनता के बीच में जाएगा। मेरा यह सोच है, उसमें जनता उसको सपोर्ट करेगी और इससे भी एक विकास की लहर बेगूसराय जिला में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आभार देता हूं। नीलेश जी, आपको भी विशेष रूप से आभार, जो आपने मुझे ये मौका दिया और इस साक्षात्कार में आपसे भी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी एक ऊंचाई पर जाएं, जिससे हम लोगों को भी लगे कि हमारे अतिथि आज अपनी ऊंचाई पर हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, मुझे भी